नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। तमाम अटकलों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। आज योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुबह 11:15 के करीब और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करीब 12:30 बजे दोपहर को मिलेंगे। और इससे पहले कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक ये बातचीत हुई। हाल ही में बीजेपी ने यूपी के अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया था। माना जा रहा है कि कोरोना संकट के दौरान योगी सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष है और इसका कोरोना संकट के बीच हुए पंचायत चुनाव में भी देखने को मिला इसका असर, जिसे लेकर पार्टी नेतृत्व चिंतित है, क्योंकि 2017 में यूपी में बीजेपी को बड़ा जनादेश मिला था और पार्टी किसी भी सूरत में इसे गंवाना नहीं चाहती है। कल जिस वक्त योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की मुलाकात चल रही थी, उसी दौरान यूपी में बीजेपी की सहयोगी अपना दल के प्रमुख अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मिलने पहुंची और माना जा रहा है कि इस दौरान योगी मंत्रिमंडल में अपना दल को जगह मिलने पर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सहयोगी दलों को साथ लेना चाहती है। सहयोगी दलों को सम्मान और पद न मिलने का मलाल है। अनुप्रिया पटेल को इस बार भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। उधर AK शर्मा ने निषाद समाज के वरिष्ठ नेता डॉक्टर संजय कुमार निषाद और संत कबीर नगर से सांसद प्रवीण निश्चल से दिल्ली में मुलाकात की, क्योंकि सहयोगी दल उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं और प्रवक्ताओं ने जितिन प्रसाद के पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया है। बहुतों ने यह भी कहा है कि उनके आने से 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो सवाल यह है कि जितिन प्रसाद के आने से यूपी में बीजेपी को किस तरह का फायदा हो सकता है। जैसा कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी की राज्य में ब्राह्मण विरोधी छवि बन गई है, तो क्या प्रसाद के आने से ब्राह्मण पार्टी से खुश हो जाएंगे? आलोक पांडे की रिपोर्ट आप देखिए। इधर आदित्यनाथ ने दिल्ली का रुख किया, उधर बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश में पार्टी में मची हलचल को काबू में करने की कोशिश में जुटे हैं। ये उबाल राज्य में ब्राह्मण ठाकुर समीकरण के मुद्दे पर आया है। योगी आदित्यनाथ के 4 साल के राज के बाद सरकार की ब्राह्मण विरोधी छवि बन गई है। खुद आदित्यनाथ ठाकुर हैं। जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल किए जाने का ये संदर्भ है। कांग्रेस से बीजेपी में खींच लाए जाने वाले ब्राह्मण नेता के लिए शुभकामनाओं का तांता बन गया। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय के मुद्दों के लिए आवाज बुलंद करते रहे हैं। राज्य की 10% आबादी ब्राह्मण है, जो एक बड़ा वोट बैंक है, जबकि ठाकुर समुदाय करीब 8% है। ब्राह्मण चेतना परिषद का मैं संरक्षक हूँ, चला उसे कोई और रहे। और अब मैं समझता हूँ जहाँ मैं हूँ, मैं और मजबूती से जहाँ अन्याय हो रहा है और किसी समाज का हो, सिर्फ एक समाज की बात नहीं, मजबूती से उनके साथ खड़ा होकर उनके न्याय और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता हूँ। हालांकि बीजेपी कहती रही है कि ब्राह्मण विरोधी छवि महज विपक्ष का दुष्प्रचार है, लेकिन जातियों के बीच संतुलन बनाए रखना पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है और कोशिश है कि कम से कम चुनाव से पहले बीजेपी ब्राह्मण ठाकुर एकता की तस्वीर पेश कर सके। मैं जातिगत राजनीति की इस धारणा को नकारना चाहूंगी। 2014 और 2019 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनावों ने जातिगत ध्रुवीकरण की इस मान्यता को ध्वस्त कर दिया था। प्रसाद राम ब्रांड की सियासत यही है। आप चुनाव सिद्धांत के बल पे नहीं, बल्कि इस आधार पर लड़ना चाहते हैं कि आपको अपने लिए क्या मिल सकता है। बीजेपी सूत्रों का ये कहना है कि जितिन प्रसाद का पार्टी में आना ब्राह्मण वोट्स को कंसोलिडेट करे या ना करे, गांधी परिवार को नीचा दिखाने में थोड़ी मदद जरूर करेगा, क्योंकि जितिन प्रसाद जो हैं वो राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। पार्टी सूत्रों का ये भी कहना है कि प्रदेश बीजेपी में पहले से ही कई ब्राह्मण नेता थे, पुराने भी और दूसरे दलों से आने वाले भी। मसलन कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, जो कभी बहुजन समाज पार्टी में मायावती के करीबी माने जाते थे। अप्रैल में इन्हीं की सरकारी अफसरों को लिखी चिट्ठी में कोविड इंतजामों की आलोचना की गई थी, जिससे आदित्यनाथ के कोविड की रोकथाम के दावों की पोल खुल गई थी।
दिल्ली में आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की बैठक में यही कोशिश रहेगी कि चुनाव से पहले पार्टी के भीतर ब्राह्मण ठाकुर खींचतान को कैसे सुलझाया जाए। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा नहीं हटाए जाएंगे। बीजेपी महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि येदियुरप्पा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो अपने पद पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कुछ विधायक नाराज हैं तो पार्टी फोरम पर ही अपनी बात रखें। कुछ दिनों पहले बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि अगर आला कमान कहेगा तो वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। सर, हाईकमांड के सामने सीएम का रिजर्वेशन के बारे में कुछ चर्चा हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। ऐसा मैं कहा कि येदियुरप्पा जी अच्छा काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के रूप में और मेहनत भी कर रहे हैं और साथ में सब मंत्री और विधायक भी अच्छा काम कर रहे हैं। पार्टी के संगठन येदियुरप्पा जी ने कंटिन्यू होता है? हाँ, कंटिन्यू। और पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी है और सूत्रों के मुताबिक कैप्टन की कार्यशैली को लेकर नाराजगी की बात इसमें शामिल है, लेकिन उनके खिलाफ बगावत जैसी बात नहीं है। इस रिपोर्ट में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की सिफारिश की गई है। कांग्रेस के लिए सिद्धू की अहमियत को बताया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि सीएम या प्रदेश अध्यक्ष जैसा बड़ा पद नहीं दिया जा सकता। सिद्धू खेमे की उन्हें अहम जिम्मेदारी देने की मांग को रिपोर्ट में शामिल कर फैसला आला कमान पर छोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल करीब 7 अहम मंत्रालयों के काम की समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक पीएम आवास पर शाम 5 बजे से शुरू हुई समीक्षा बैठक करीब 5 घंटे से ज्यादा चली। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बैठक में मंत्रालयों ने कोरोना के वक्त अपने कामकाज का ब्यौरा दिया। साथ ही भविष्य में ये मंत्रालय किस तरह की योजना ला सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। इन मंत्रालयों में पेट्रोलियम, इस्पात, जल शक्ति, कौशल विकास, नागरिक उड्डयन मंत्रालय शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कुछ अन्य मंत्रालयों के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी। बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में लगातार फेरबदल किया जा रहा है। यहां दूसरी लहर में रिपोर्ट की गई कोरोना मरीजों की मौत में करीब 22,000 मौतें जोड़ी गई। सरकार का कहना है कि हम कुछ छिपा नहीं रहे हैं, पर जो मौत के मामले छूट जाते हैं उन्हें हम जोड़ते हैं। बिहार में एक बार में मौतों के छूटे हुए आंकड़े जोड़ दिए गए, मगर महाराष्ट्र लगभग रोज ये काम करता आ रहा है। मार्च में दूसरी लहर शुरू होने के बाद से महाराष्ट्र ने करीब 22,000 अतिरिक्त मौतें जोड़ ली है। ये वो मौतें हैं जो 1-2 हफ्ते पहले हुई थी और रोज की मौतों में जोड़ी जा रही है। इस दौरान रोज होने वाली मौतें करीब 28,000 रही है, जिसका मतलब है कि छूटी हुई मौतों की गिनती करीब 78% ज्यादा है। मसलन बुधवार को राज्य में 261 मौतों की रिपोर्ट आई और राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक 400 और मौतें जोड़ी गई। There is nothing like under reporting. There is no intention for under reporting. We are very fair. We are very transparent. We are very. हम कुछ छुपा नहीं रहे। रिपोर्ट करने में जरूर देर हो रही है, इसको हम देख रहे हैं, लेकिन रोजाना बकाया आंकड़े जोड़ते हैं। Because of their negligence that might have happened, we will correct it if happened, and we will ensure that this should not happen henceforth. लेकिन विपक्ष के इस आरोप के बाद की सरकार मौतें की तादाद छुपा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी जिलों से कहा है कि वो 48 घंटे में उन सारी मौतों की रिपोर्ट दे जो अनरिपोर्टेड रही या जिनकी खबर आने में देरी हुई, वरना उन पर कार्रवाई होगी। मुंबई में मौतों के आंकड़े छिपाए नहीं जाएंगे। लपवले जाणार नाही। मुंबईत कुठेही नदी नाही। मुंबई में कहीं नदी या गंगा नहीं है जो शवों को फेंक दें, टाकला कारण क्योंकि 1 या 2 नहीं 3 जगह इसका पंजीकरण होता है। आणि त्या 3 ठिकाणच्या नोंदण्या तुम्ही कशा काय न दाखवू शकता?
महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि आंकड़ों को कभी छुपाया नहीं गया, बल्कि देरी से ऐड किया गया, जिसका असर पूरे भारत के आंकड़ों पर भी देखने को मिल रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में ब्लैक फंगस के मरीजों का बुरा हाल है। ना तो उन्हें समय पर दवा मिल रही है और ना ही ऑपरेशन हो पा रहा है। बिहार में ब्लैक फंगस से अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार की रिपोर्ट आप देखिए। यहाँ 7 दिनों के बाद भर्ती करने के बाद बोला कि ले जाओ एम्स में, तो एम्स में लेंगे, तो एम्स वाला नहीं लिया, बोला कि बेड खाली नहीं। फिर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल लेंगे, तो इंदिरा गांधी में भी नहीं लिया, तो वहाँ से फिर यहाँ कर दिया रेफर, यानी 3-4 हॉस्पिटल है, सब में गए फिर यहाँ कर दिया। और यहाँ डॉक्टर कह रहा है इसको जल्दी ऑपरेशन करो ना तो आँख खराब हो जाएगा। तो यहाँ सुविधा नहीं है पीएमसीएच में इसका ऑपरेशन का। बताइए इतना को बड़ा हॉस्पिटल है, ऑपरेशन करे कोई सुविधा नहीं, तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ। नालंदा के दिलीप कुमार आप बीती सुना रहे हैं। अस्पतालों के चक्कर लगाते 10 दिन हो गए। जहां ऑपरेशन हो सकता है वहां बेड नहीं है, और जहां बेड मिला है उस बिहार के सबसे बड़े और पुराने अस्पताल पीएमसीएच में ऑपरेशन की सुविधा नहीं। हालांकि बिहार सरकार ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखकर कुछ निजी अस्पतालों को इलाज की सुविधा तो दे दी है, लेकिन उनका रोना है कि दवा की उपलब्धता एक चुनौती है। तो इट इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर। नहीं, वो सर्जरी सिर्फ करने से तो नहीं काम चलेगा, जब तक कि उस वायरस फंगस को हम लोग ट्रीट करें, उसे खत्म नहीं करेंगे। फिलहाल बिहार में 513 से अधिक ब्लैक फंगस के मरीज हैं और अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार सरकार का दावा है कि वो एम्स और आईजीआईएमएस जैसे अस्पतालों में जहां इस बीमारी के सर्वाधिक मरीज हैं, इंजेक्शन की जगह विकल्प में टैबलेट दे रही है। दवाइयों का बहुत निश्चित मात्रा में उत्पादन राज्य देश के अंदर होता है, और जब आवश्यकता पड़ी है तो इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। तो उपलब्धता करना और कराना भी एक काम है। हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। लेकिन इन मरीजों का जो हाल है उससे तो लगता है ना तो तैयारी थी और ना अब उससे निपटने का तरीका। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब वक्त है आपको टॉप न्यूज के बारे में बताने का। वो बड़ी खबरें जिन पर आप अपनी राय दे सकते हैं हमारे YouTube पेज पर जाकर, और हमें बता सकते हैं कौन सी खबरें आप दिन भर आज विस्तार से एनडीटीवी इंडिया पर देखना चाहते हैं। आज चर्चा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है। दिल्ली में वो हैं और यूपी में हलचल है। पहले अमित शाह से मुलाकात हुई, आज पीएम और नड्डा से मुलाकात होगी योगी आदित्यनाथ की। पंजाब की कलह पर कमेटी ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि अमरिंदर की कार्यशैली से नाराजगी है, लेकिन उनके खिलाफ बगावत नहीं है। और पेट्रोल डीजल के दाम पर आज कांग्रेस का हल्ला बोल है। देश भर में पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन की तैयारी है। और कोरोना की दूसरी लहर में भारत में 2 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। साथ ही बांदा के अफसरों को भगवान का आधार कार्ड चाहिए। इन खबरों में से जो भी खबर आप विस्तार से आज पूरे दिन एनडीटीवी इंडिया पर देखना चाहते हैं, उस पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं YouTube पेज पर जाकर।